हेलो फ्रेंड्स। आज हम द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 19 टू सेक्शन 100 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन 90 कहता है प्रिज्यूम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स 30 years old where any document purporting or proved to be 30 years old, court may presume that the signature and every other part of such document such purports to be in the handwriting and any particular person। कोई भी पर्सन जो कोई डॉक्यूमेंट ऐसा कोई लेटर है या कब्जा लेटर है या ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो 30 साल पुराना है कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करता है और कोर्ट उसका सिग्नेचर और राइटिंग मैच करा करके ये देख लेता है कि ये उसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया है या उसी व्यक्ति द्वारा लिख करके कब्जा दिया गया है, तो कोर्ट उसको एज ए एविडेंस ले सकती है। लेकिन 30 years ओल्ड कोई विल वसीयत बना करके लगाता है तो वो उसमें एडमिसिबल नहीं है, मतलब वो उसमें मान्य नहीं है। इसमें स्टेट ने अमेंडमेंट किया कि जो 30 years था उसको इन्होंने घटा करके 20 years कर दिया। अब 20 years पुराना कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा जिसमें सिग्नेचर और उसके हैंड राइटिंग में है, उसे अगर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो कोर्ट उसको एज एविडेंस मान सकती है। इसका सेक्शन 90 ए कहता है प्रिज्यूम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स 5 years ओल्ड। जैसे हमने लिखित में हैंड राइटिंग में और सिग्नेचर में 30 years ओल्ड बताया और स्टेट के लिए स्टेट ने अमेंडमेंट करके 20 years कर दिया, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 5 years ओल्ड अगर है वो प्रस्तुत किया जाता है तो कोर्ट उसकी जांच करके वो अगर सत्य है तो उसे एज एविडेंस ले सकता है। अब इसमें सेक्शन 91 कहता है एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स grant and other disposition of property reduces to form of documents if a contract be contained in several letters, all the letters in which it is contained must be proved, but a bill of exchange is drawn in a set of 3 or only need to be proved। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऐसा है कि जो कई पार्ट में उसको किया गया है, कई पार्ट में किया गया है, तो उसमें कहा गया कि एवरी पार्ट उसका मस्ट बी प्रूव्ड, जो उसका हर पार्ट को प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन एक बिल अगर 3 प्रतियों में बना, कोई भी बिल सेम है और 3 प्रतियों में बना है तो उसमें जरूरी नहीं कि तीनों प्रतियों को प्रूव किया जाए, उसमें एक ही प्रति को प्रूव करके कोर्ट में उसको साबित किया जा सकता है। इसमें कहा गया कि अगर कोई लेटर कई पार्टों में बना हुआ है तो उसमें से सारे को प्रूव करना पड़ेगा, सभी पार्टों को प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन जो बिल है अगर वो 3 प्रतियों में या 4 प्रतियों में बनाया गया तो उसकी एक प्रति प्रूव की जाएगी, सारी प्रतियां प्रूव नहीं की जाएंगी। सेक्शन 92 कहता है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट। ओरल एग्रीमेंट में क्या होता है? when a terms of any such contract, grant or other disposition of property or any matter required by law to be reduced to form of a document have been proved according to the last section, no evidence of any oral agreement or a statement shall be admitted। इन्होंने कहा कि कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट को रिटन है तो रिटन उसका प्रूव किया जाएगा, जैसे लास्ट सेक्शन 91 में कहा गया कि रिटन है तो उसको प्रूव किया जाएगा। लेकिन कोई ओरल बताता है कि ओरल बताया जाएगा तो ओरल उसका एडमिटेड नहीं होगा, मतलब ओरल स्टेटमेंट या ओरल एविडेंस एडमिटेड नहीं होगा। एग्रीमेंट में क्या होगा? ओनली रिटन ही उसका एविडेंस होगा और ओरल एविडेंस नहीं होगा। सेक्शन 93 कहता है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू एक्सप्लेन और अमेंड एम्बिगियस डॉक्यूमेंट। जो संदिग्ध डॉक्यूमेंट है, मतलब स्पेसिफिक उसमें चीज नहीं है,
वो एविडेंस नहीं होगा। जैसे ए एग्रीज टू राइटिंग टू सेल ए हाउस टू बी, एक व्यक्ति ए जो है बी को एक मकान बेचता है और वो लिखता है फॉर ₹1000 और ₹1500। एविडेंस कैन नॉट बी गिवन टू शो विच प्राइस वाज टू बी गिवन। इसमें कहता है कि 1000 में या 1500 में मैंने बेचा है। अब यहाँ पर दो बात हो गई कि उसने 1000 में बेचा है या 1500 में बेचा है। तो यहाँ पर उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू स्पेसिफिक नहीं है। तो जहां पर स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है वहां पर उसका एविडेंस नहीं दिया जा सकता। सेक्शन 94 कहता है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। अगर उसका फैक्ट क्लियर नहीं है तो भी उसका एविडेंस नहीं दिया जा सकता। जैसे ए सेल्स टू बी बाय डीड, ए एक रजिस्टर एक डीड के द्वारा बी को सेल करता। माई स्टेट एट लखनऊ कंटेनिंग टू 10 बीघा, मेरी 10 बीघा जमीन जो है भूमि जो है वो लखनऊ में है और उसको हम बेच रहे हैं। इट मीन्स नॉट क्लियर एग्जिस्टिंग प्लेस, उसका प्लेस नहीं, वो कहां पर स्पेसिफिक प्लेस होना चाहिए तभी वो डॉक्यूमेंट एडमिसिबल होगा, अदरवाइज इसमें एडमिसिबल नहीं होगा। अगर कहते हैं मैं अपनी 15 बीघा जमीन जो कानपुर में है उसको बेच रहा हूं तो ये उसका एडमिसिबल नहीं होगा। कानपुर पे कहां पर है, 2 जगह पर है, 3 जगह पर है, वो 10 बीघा 15 बीघा कहाँ कहाँ फैली है, किस सिचुएशन में, किस पोस्ट पर है, किस मोहल्ले में है, कहाँ पर है, उसका एड्रेस क्या है, बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर स्पेसिफिक नहीं है तो वो एविडेंस नहीं होगा। सेक्शन 95 कहता है एविडेंस एज टू डॉक्यूमेंट अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। अगर उसकी कोई मीनिंग नहीं, मीनिंगलेस, अगर कोई एग्रीमेंट या सेल डीड या अदर डॉक्यूमेंट किया जाता है जिसका कोई मीनिंग नहीं तो वो एग्जिस्टिंग नहीं होगा, वो एविडेंस में नहीं माना जाएगा। जैसे कोई कहता है कि मैं $3000 रुपया आपको दूंगा, $3000 रुपया आपको दूंगा, $3000 रुपया, डॉलर रुपया का कोई मीनिंग नहीं है। तो ऐसी चीज इसमें कही जाती है कि जिसका कोई मीनिंग नहीं है, अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट दिया जाता है तो वो एविडेंस नहीं होगा। सेक्शन 96 कहता है एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज व्हिच कैन अप्लाई टू वन ओनली ऑफ सेवरल पर्सन, जिसमें बहुत सारे लोग हैं लेकिन एक की लैंग्वेज में उसको हम एग्रीमेंट दे रहे हैं, बाकी लोग उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो वो भी एज एविडेंस नहीं होगा। ए एग्रीज टू सेल टू बी फॉर ₹1000 माई वाइट हॉर्स। ए कहता है बी को सेल करता है कि 1000 रुपए में मैं अपना सफेद घोड़ा आपको बेच रहा हूं और ए के पास में 4 घोड़े हैं सफेद। अब स्पेसिफिक बात नहीं की गई कि हम कौन सा घोड़ा, या जो दिखाया है उसको 4 में बाद में मिक्स कर दिया, तो ये स्पेसिफिक बात नहीं हुई कि कौन सा घोड़ा उसको बेच रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ कि उसका जो है ये 96 में कहा गया एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज व्हिच कैन अप्लाई टू वन ओनली ऑफ सेवरल पर्सन। कई लोग हैं उनमें से एक को बेचा जा रहा है, एक चीज कही जा रही लेकिन चीजें कई हैं। जैसे कोई कहता है कि मेरे 10 मकान जो विशेषण नगर में उसमें मैं एक बेच रहा हूं, तो एक मकान कहां पर है, कौन सा पोजीशन में कौन सा मकान बेच रहे हैं, वो 96 में कहा गया। और 95 में अनमीनिंग, जिसका कोई मीनिंग ना हो, वो बात है। 96 में कहा कि कई चीजों में से एक बेच रही लेकिन कई चीजों की स्पेसिफिक चीज नहीं की जा रही, वो एविडेंस नहीं होगा। 97 का एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज टू वन ऑफ टू सेट्स ऑफ फैक्ट्स टू नाइदर ऑफ विच द होल करेक्टली अप्लाइज। इसमें कहा गया एग्रीज टू सेल टू बी, ए बी को बेचने के लिए तैयार है। माई लैंड एट एक्स इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई, कहता मेरी एक्स एक जगह है, एक्स जगह पर एक मेरी लैंड है जो वाई के ऑक्यूपेशन में है, वाई के ऑक्यूपेशन में है। ए हैज लैंड टू एक्स, ए की लैंड एक्स में, एक्स की जगह है, बट नॉट
इन द ऑक्यूपेशन ऑफ, लेकिन ऑक्यूपेशन वाई की नहीं है। एंड ही हैज लैंड इन द ऑक्यूपेशन ऑफ, और जो वाई के ऑक्यूपेशन में है बट इट इज नॉट एट एक्स, एक्स की जगह पर नहीं है। एविडेंस में नॉट बी गिवन इन फैक्ट शोइंग विच ही मेंट टू सेल। ये अब इसका मतलब हुआ कि अगर हमने कहा कि मेरी एक जगह है जो लखनऊ के हजरतगंज में है, वह एक्स के पोजीशन में है, उसे मैं सेल कर रहा हूं, तो और जो एक्स के पोजीशन में लैंड है वो लाल बाग में है, तो जो पोजीशन में एक्स के है वो लाल बाग में है। तो जो हजरतगंज में हमने कहा कि एक्स के पोजीशन में है, वो बात रॉन्ग हो गई। वो बात क्या हो गई कि वो लाल बाग में है, जो वाई के पोजीशन में वो लैंड हो गई। तो यहाँ बात बिल्कुल क्लियर नहीं हुई कि हम जिस चीज को कर रहे हैं वो चीज ना होकर के दूसरी चीज है। मैं कह रहा हूं कि मैं अपनी वह कॉपी सेल कर रहा हूं जो राम के पास में है, और राम के पास जो कॉपी है वो दूसरी की है या दूसरे की है, तो इसका मतलब उसका मीनिंग क्लियर नहीं हुआ, तो वो एविडेंस नहीं होगा। 97 में कहता है। 98 में एविडेंस एज टू मीनिंग ऑफ इलीगल कैरेक्टर्स एक्सेट्रा, ऐसी चीज है कि जिसको हम पढ़ नहीं सकते, ऐसी लिपि है जिसको हम पढ़ नहीं सकते, और उस चीज को हम एविडेंस के रूप में पेश कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा। जैसे हमने कहा कि कोई भी मूर्ति है, कोई भी लैंग्वेज है वो लिखी हुई, और उस लैंग्वेज की एक मूर्ति बना दी गई उसी लैंग्वेज की, तो एज ए सिंबल ऑफ लैंग्वेज वो मूर्ति क्या है, उस लैंग्वेज की सिंबल है, तो हम उस सिंबल को एज ए एविडेंस दे सकते हैं, ताकि उस लैंग्वेज को वो समझ करके कोर्ट में प्रूव की जा सके, और कोर्ट उसका जो है समझ में, कोर्ट के समझ में आ जाएगी, और कोर्ट उसको एज ए एविडेंस मान सकता है। मतलब कि वह भाषा जिसको कोर्ट या कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता, वह भाषा अगर सिंबल के रूप में है और उसका सिंबल बना करके प्रस्तुत किया जा रहा है, तो कोर्ट उसको एज ए एविडेंस मान सकती है। दस्तावेज में प्रयुक्त तकनीकी या ऐसे शब्द जो समझ में ना आ सके, उन्हें साक्ष्य द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। अब सेक्शन 99 कहता है who may give evidence of agreement varying terms of document। जो वेरिंग टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट, उनमें कौन कौन एविडेंस दे सकता है। पर्सन हु आर नॉट पार्टीज, वह पर्सन जो पार्टी नहीं है, टू अ डॉक्यूमेंट में गिव एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट्स टेंडिंग टू शो कंटेम्परेनियस एग्रीमेंट वेरिंग द टर्म्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। सपोज करते हैं कि एक डॉक्यूमेंट है, एग्रीमेंट है, उसमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो उस डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन उसके सामने वह डॉक्यूमेंट बनाया गया या रखा गया, या उस डॉक्यूमेंट के बारे में वो विधिवत जानता है, तो उस डॉक्यूमेंट के बारे में जिसमें वह विधिवत जानता है, उसके बारे में वह साक्ष्य दे सकता है। मतलब दो के बीच में लिखित रिटन एग्रीमेंट हुआ, और लिखित एग्रीमेंट में तीसरे कोई व्यक्ति जो उसके बारे में जानता है और बिल्कुल अच्छी तरह से उसके फैक्ट को समझता है, वह व्यक्ति भी एविडेंस दे सकता है। ये सेक्शन 99 में कहा गया। सेक्शन 100 सेविंग ऑफ प्रोविजंस ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट रिलेटिंग टू विल्स। इसमें कहा कोई भी बात बिल का अर्थ लगाने के बारे में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के किन्हीं उपबंधों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। जो हमारा सक्सेशन एक्ट है, सक्सेशन एक्ट के किसी भी सेक्शन को ये प्रभाव नहीं करेगी, मतलब ये प्रभावित नहीं करेगी। तो इंडियन सक्सेशन एक्ट जो है इससे अलग करता है, मतलब इसके रिलेटिंग टू विल से अलग करता है। ये इसके सेक्शन 100 में कहा गया।
तो इसमें सिंपल सी बातें करी गई हैं कि कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा है जो स्पेसिफिक नहीं है, वो एज ए एविडेंस प्रूफ में नहीं दिया जा सकता है। इन सब का मीनिंग एक ही है कि कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी रजिस्ट्री, कोई भी डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक होगा तभी एज ए एविडेंस वो माना जाएगा। अगर एज ए एविडेंस अगर स्पेसिफिक नहीं है तो एज ए एविडेंस नहीं माना जाएगा। मूल चीज ये है। अब इसके सेक्शन 101 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।